और से अपनी प्रतिदिन मार्क कर दे, हालांकि ये काम पहले का है, स्टिल हर दिन हमको बताना होता है। देखो बच्चे, क्लास शुरू पहले कर दिया करो। ये 7 बजे भी शुरू हो सकती क्लास, बट क्या बोले जी। तो चलो लाइव चैट को अब करते हैं ऑफ। बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये हमारे डिसिप्लिन के अगेंस्ट होगा। लाइव चैट को ऑफ किया जाए, माहौल बनाया जाए। चलिए जी, तो बस लाइव चैट कर दिया गया है ऑफ। इन बिटवीन लाइव चैट जरूर से ऑन करा जाएगा। एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं कि हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए फ्रॉम बिजनेस लॉ पेपर, है कि नहीं ऐसा वाला। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा होता है। वेटेज की अगर हम बात करना चाहें, वेटेज की बात करना चाहें, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर डेली ये बता रहे होते, फील गुड फैक्टर सर, कि ये प्रिपरेशन हमारी आज फिनिश ऑफ हो रही होगी। हम 16 नंबर की प्रिपरेशन लॉ से, ये जो बच रहा था ये भी कंप्लीट पैकेज के थ्रू खत्म कर लेंगे। आज जिस टॉपिक की हमें बात करनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, विच इज अनपेड सेलर। अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहें तो पहले वर्ड में ही इसकी ट्रू मीनिंग है। कैसा सेलर? जो बेचारा अनपेड है, जिसको पेमेंट नहीं करी गई है। अब वो पार्शियल पेमेंट ना हुई हो, फुल पेमेंट ना हुई, मुद्दा वो नहीं है। अनपेड है, पेमेंट नहीं करी गई है। इस पूरे चैप्टर में जो 2 शब्द हमें दिमाग में ज्यादा रखने हैं, वो कौन से हैं उस पर ही बात करेंगे। अरे तुम बस ओवरव्यू ले लो पहले, फिर बात शुरू करी जाएगी रिवीजन की। पहला शब्द होगा हमारे लिए रिटेन, ठीक है जी। दूसरा शब्द होगा हमारे लिए रीगेन। अब राइट ऑफ लीन में क्या हो रहा होता है, सारी बातें अभी के अभी करेंगे। अभी के लिए आपने इतना समझ लिया है कि हमें पोजीशन रिटेन करनी है, हमें पोजीशन रीगेन करनी है। रिटेन का मतलब ट्रांजिट में है, हम सोचे पोजीशन बची रह जाए हमारे पास। दूसरा रीगेन का मतलब हम पोजीशन ऑलमोस्ट ट्रांसफर करने को थे, हमें वो वापस लेनी है। कब? जब हम अनपेड सेलर की बात करेंगे। अनपेड सेलर कौन है? वो सेलर जो क्या है, अनपेड है, उसको पैसे नहीं दिए गए यार। अनपेड का मतलब इतना ही है, ये 2 वर्ड हैं बेसिकली। अनपेड, पेमेंट फुल ऑफ नहीं करी गई, बस इतना। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द लाइव चैट, आर यू रियली एक्साइटेड? शुरुआत करी जाए, बताओ यार, फिर इस टॉपिक को उड़ा देते हैं आज, है ना। 3 ही क्वेश्चन आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, 16 नंबर का वेटेज रखते हैं। कैटेगरी बता चुका हूं। चैप्टर आज जो खत्म होना है वो ये रहा। इसमें 2 शब्द जो ज्यादा दिमाग में रखने वो ये रहे, और ये रही हमारी खूबसूरत सी डिजाइन आप सभी के लिए, है ना। चलो जी फटाफट से बोलो, सारे बच्चे साइड में शुरुआत करी जाए। क्या करना है? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जिनका शुरू करने उन्हें पढ़ना चाहिए ना। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में अनपेड सेलर का टॉपिक आज होने वाला है। ये टैगलाइन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप हमारे साथ लगे हुए हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बना रहे होंगे आप, ऐसी मैं उम्मीद रख रहा हूँ डेली बेसिस पर, है ना। प्रश्न से जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है वो सर्च कर लेंगे। जो बच्चा नया है मैं उसको बोल रहा हूँ, जो बच्चे पुराने उन्हें पता है। हाँ जी, तो चलिए टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं CTC क्लासेस। अब बात करेंगे प्रथम प्रश्न से, शुरुआत यहीं से करी जाए। ओके, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। मेक श्योर कि आप दिमाग का ढक्कन खोल के बैठे, चीजों को सुने समझें, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको बता चुका कि 6 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहेगा, 6 नंबर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी रहेगा। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से यूनिट 3 से यूनिट 2 से कहीं से बनेगा, बट जो उसमें कम ही टॉपिक है जिनमें 6 नंबर के क्वेश्चन का वेटेज अवेलेबल है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर का आराम से वेटेज है। कैसे चेक करेंगे? व्हाट आर द राइट्स? किसके राइट्स की बात कर रहा है? ऑफ द बायर्स अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है सेलर, तो सवाल यह है बायर के पास क्या राइट्स हैं। अब कई बार बच्चा क्या करता है, रटने का ट्राई मारता है कि लाओ रट लेते हैं काम बन जाएगा। रटना ही नहीं है, तुम्हें समझना है चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भाई साहब हमारे बायर के पास क्या राइट्स हैं। तो सोचो, बायर ने कुछ डिलीवर करा है क्या? बायर ने कुछ सेंड करा है क्या? जवाब है नहीं। तो बायर को क्या था कि उसे गुड्स लेना था, उसके कंपैरिजन में, उसके बदले में, उसे कंसिडरेशन में पेमेंट करनी थी, इतनी बात है ना। तो यहां पर बायर के पास राइट्स क्या है? सबसे पहला, वो केस कर सकता है, मेरे साथ लिखना, सूट फॉर
नॉन डिलीवरी, कि देखो चाचा ये गुड्स डिलीवर नहीं कर रहे, ये वो कर सकता है ना। या फिर अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके लिए भी केस कर सकता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि इन्होंने बोला था इस डेट तक दे देंगे लेकिन ये फिर भी नहीं दे रहे। या फिर वो कह सकता है कि भैया ऐसा है, ब्रीच किया है इन्होंने, वारंटी वारंटी ब्रीच किया है, जो बोलते थे कि दे देंगे नहीं दिए, और इस रीजन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम एज अ बायर डैमेज क्लेम कर ले रहे हैं। आई बिलीव आप ये समझ पा रहे होंगे, है ना। एक और, हम एज अ बायर वेट कर रहे थे कि शायद इस डेट को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस डेट में हमारी और उनकी ऑब्लिगेशन लाइबल है, वो पे कर देंगे, वो गुड्स हमें ट्रांसफर करेंगे, हम पेमेंट कर देंगे। उससे पहले एक शब्द लिखिए, बिफोर। अब यहां पे क्या हुआ, एंटीसिपेटरी ब्रीच लिख लीजिए, है ना। हुआ क्या कि जो हमारा सेलर है उसने एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दिया, मतलब परफॉर्मेंस से पहले मना कर दिया कि हम तो ना दे पाएंगे जी। अब अगर सिचुएशन ऐसी, तो अगेन बायर के पास ही राइट्स है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में वो डैमेज क्लेम कर ले। एक और सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर बायर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या फिर कुछ ऐसा है कि बायर को उससे कोई बड़ा बेनिफिट हो सकता था, अगर हो सकता था तो वो भी क्लेम हो जाएगा, है ना। डैमेज ना लिख के मैं क्लेम करने की बात करूं ना, सूट फॉर इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ प्राइस। तो बेसिकली अभी मैंने कितने पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अराउंड 5 पॉइंट लिख के आपको बताए हैं। दिमाग को ओपन करें और सुने और समझें। हमारा क्वेश्चन क्या था, बायर के पास क्या राइट्स है। अब बायर के पास राइट्स क्या होंगे, वो गुड्स तो ट्रांसफर कर नहीं रहा, मतलब साथ उसके पास जो राइट्स वो पैसे से रिलेटेड ही हैं, गुड्स पोजीशन इससे कोई मतलब ही नहीं। सबसे पहला क्या है, सूट फॉर नॉन डिलीवरी, कि सेलर गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा, हम इस पर केस करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई स्पेसिफिक डेट थी, उस डेट पर उसे परफॉर्म करना चाहिए था, उसने परफॉर्म नहीं करा, एज अ बायर बात हो रही है, हम इस पर केस करेंगे, है ना। वारंटी ब्रीच, ब्रीच बोल तो तोड़ दिया, अगर उसने वारंटी तोड़ रखी है, वो चीजों को फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, डैमेज क्लेम कर सकते हैं, हमें इतने का लॉस हुआ है, जरा ये दे दें। अच्छा एक बात और बतानी है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में लिख लीजिएगा, इवन गुड्स डिलीवर्ड, हो सकता है गुड्स डिलीवर हो भी गया हो, बायर के पास स्टिल वो पॉइंट नंबर सेकंड को सेटिस्फाई करा सकता है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज द की। समझ रहे हो क्या, जैसे बात आई कि होली के 2 दिन पहले तक हमारे पास अगर होली के रंग वगैरह आ जाएंगे एज अ सेलर, है ना, मतलब मैं एक बायर हूं, मैंने एक सेलर को बोला, होल सेलर को बोला कि भैया हमारे पास कर तुम होली के 2 दिन पहले तक सारे रंग वगैरह भेज दोगे, हम बेहतर तरीके से सेल कर पाएंगे। नहीं भेजा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्वॉल्व थी कि 2 दिन पहले टाइम एसेंशियल एलिमेंट हो गया था, उसने नहीं भेजा। अब वो गुड्स आता है होली वाले दिन या फिर होली के 1 दिन बाद, तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन हम उस जो गुड्स तो डिलीवर हो गया, स्टिल हम इसको यूज करेंगे। वारंटी की बात हो गई। फोर्थ पॉइंट पर ब्रीच, जहां पर एंटीसिपेटरी ब्रीच है, सोचो जरा, अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच है तो क्या होगा, अगेन सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या है, बिफोर द टाइम अराइवल, जब टाइम आने वाला था परफॉर्मेंस का, उससे पहले सेलर ने मना कर दिया कि हम परफॉर्म ना कर पाएंगे जी, और हम उसी पर डिपेंडेंट थे, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे एज अ बायर। और आखिर में सूट फॉर इंटरेस्ट, कोई हमारा पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व था, तो हम प्राइस के लिए भी, रिकवरी के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं। लाइव चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी से बता दो क्या ये पांचों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। बायर के राइट्स पूछा था, अब सोल्यूशन की बात करेंगे जो कि प्रिंटेड है, उससे क्या है, लिख के जो मजा है ना सर, उसका तो अलग ही है। सबसे पहला क्या है, सूट फॉर नॉन डिलीवरी, कि गुड्स नहीं डिलीवर करा जी। लाइव चैट ऑन, जल्दी बताएं क्या सबके माइंड में सेट हुआ। हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। नॉन डिलीवरी क्या कहते हैं, वेयर द सेलर रॉन्गफुली निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू डिलीवर, या तो उसने गलती से या फिर बोल ही दिया कि नहीं डिलीवर करेंगे, है ना। गुड्स टू द बायर, द बायर, बायर के पास क्या है, sue द सेलर फॉर डैमेजेस, फॉर वो केस फाइल करेगा डैमेजेस के लिए। दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लाइव चैट ऑन है, आप लोग लाइव चैट में जरूर से बता दें, आपने लिख जरूर लिया होगा कि आपको समझ आ गया कि नहीं, अलग से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा कि नहीं सर हमको तो बहुत पढ़ना पड़ेगा सर ऐसा वाला तो नहीं है। ओके रिपोर्ट है यार स्मिथ, थैंक यू सो मच। और आप मेरे फ्यूचर स्लॉट के बच्चे हैं, ऐसा अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना, कि फ्यूचर से स्लॉट वाले अवेलेबल है यहाँ पे। कुछ सारे तो नालायक निकल गए सारे नहीं, मतलब सारे अच्छे हैं, उनमें से कुछ नालायक निकल गए, जो कुछ है वो बहुत दर्द देते हैं वो। चलो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बिकॉज जिस लेवल पे काम हो रहा है ना इस बार, मैं तो बता नहीं सकता भाई साहब। पूरा दिन का शेड्यूल सेट कर दिया है कि सुबह क्या कर रहा हूँ, दोपहर में, शाम को,
हालांकि स्लॉट वाले बच्चे जान भी रहे होंगे किस लेवल पे काम चल रहा है। अब अगर उसके बावजूद फीडबैक नहीं आया तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशन पता नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करेंगे, वेर अ प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर, प्रॉपर्टी पास कर दी गई है, ही ऑल्सो कैन एक्सरसाइज अनदर राइट, प्रॉपर्टी पास करने के बावजूद राइट टू sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसी बारे में हम बात कर रहे थे। अगर प्रॉपर्टी पास कर दी गई, बट ध्यान रखना इसमें ये जो गुड्स की बात कर रहे हैं वो गुड्स कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। बोले तो अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें एक्सट्रीम यूनिक होना चाहिए, और आसान शब्द में बोले तो थोड़ा सा रेयर होना चाहिए। आमी जी तुम्हार चिन 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 ये वाली ऐसा पोर्ट्रे होगा, ऐसी पिक्चर होगी जो हमको यही वाला चाहिए। क्या होगा, रेयरेस्ट हो गया, हमें एक रेयर कॉइन चाहिए, रेयर प्रोडक्ट चाहिए। तो रेयर हो गया अगर, स्पेसिफिक टाइम वहां पर अवेलेबल हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल हुई, और अगर सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिया है, स्टिल एज अ बायर हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हम केस फाइल करेंगे। हालांकि थोड़ा सा पढ़ भी लेते एट द एंड में। यहां से देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट द रेमेडी इज डिस्क्रिशनरी एंड विल ओनली बी ग्रांटेड इफ द डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी और द गुड्स आर यूनिक। यही वर्ड अर्थ है ना, एक्सट्रीम यूनिक होगा। एग्जाम्पल के लिए रेयर बुक, पिक्चर, रेयर पीस ऑफ ज्वेलरी। आई बिलीव आप समझ गए। अब फिर से जैसा मैंने कल बोला था आज वापस से बोल रहा हूं, पूरे बिजनेस लॉ में जो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं उस एक कंसेप्ट के किसी एक वर्ड पे पूरा पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रेम हो जाएगा। समझिए, पूरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया, उसमें एक वर्ड यूज हो गया रेयर, और फिर वर्ड यूज हो गया ज्वेलरी। अब ये रेयर वर्ड ना लिख के उन्होंने बोला कि कहीं किसी कंट्री के प्रिंसेस का कोई ज्वेलरी, ज्वेलरी हटा के कोई डायमंड नेकलेस कुछ ऐसा कर दिया, और फिर आपसे पूछा कि जरा बताओ यहाँ पर बैग के पास कोई रेमेडी अवेलेबल है क्या, हालांकि गुड्स डिलीवर भी हो चुका है, तो आप एग्जैक्टली आंसर देंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यस, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकता है एज अ बायर। अगले पे चलते हैं, शब्दों को पकड़ के चलिए। नेक्स्ट वन, ब्रीच ऑफ वारंटी। क्या बोलता है सर ये वारंटी, वेयर देर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर, मतलब क्या है, डिफेक्ट इन द गुड्स डिलीवर्ड, जो गुड्स डिलीवर करा है उसमें डिफेक्ट है। वारंटी यही तो है भाई, गुड्स ही एकदम खत्म है तो कंडीशन ब्रीच हो गई ना। वारंटी ब्रीच का मतलब क्या है, आपने 100 यूनिट हमें सेंड करनी थी, उसमें से 10 यूनिट वेस्ट चली गई है, तो एज अ बायर व्हेन बायर इलेक्ट्स टू, याद आ रहा है कैबिट लिमिटर की बात करें, व्हेन बायर इलेक्ट्स टू, जब बायर डिसाइड कर ले कि ठीक है जी कोई लोड नहीं है, हम ये बाकी पोर्शन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिमेनिंग पोर्शन हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, केस कर रहे हैं कि आप उस पोर्शन का पेमेंट एटलीस्ट हमें कर दें, है ना। आइए इसको भी देख लीजिए, वेयर द बायर, बायर इलेक्ट, हमेशा ध्यान रखेंगे ब्रीच ऑफ वारंटी की कंडीशन में बायर ही चूज करता है कि उसे क्या करना है, तो क्या करेगा, पहला देखिए, ही में क्लेम अ डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस, प्राइस में डिडक्शन कर लेगा जितने की वारंटी ब्रीच हुई है। ही में रिफ्यूज टू पे, वो पेमेंट करने से मना कर देगा प्राइस ऑल टुगेदर इफ द लॉस इक्वल द प्राइस, अगर ऐसा होगा। तीसरा, इफ द लॉस एक्सीड, अगर लॉस एक्सेस हो गया, बहुत सिंपल सी बात है, लॉस कम है तो डैमेज क्लेम करेगा, लॉस ज्यादा हो गया तो वो प्राइस भी वो क्लेम कर लेगा, ऑल्सो क्लेम द एक्सेस। और चौथा, ही में स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी, वो कर सकता है। एक और, सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच, याद होगा अभी डिस्कस करा था। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या है, बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी, इस डेट पर परफॉर्म होना है, उस डेट से पहले ब्रीच हो गया, टूट गया, तो क्या करना है सब, इसके लिए भी केस करना है। पढ़ लीजिए, द बायर हैज द राइट टू स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस, इतना पकड़ के चलो बस, है ना। अब ये है कि आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ें। ओके, वेयर द सेलर रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, शब्द को पकड़िए, बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी से ठीक पहले सेलर ने बोला कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, तो यहां पर एंटीसिपेटरी ब्रीच है, और इस केस में जो बायर है उसके पास राइट्स हो केस फाइल कर सके। आखिर में, सूट फॉर इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द प्राइस, सिंपल है, इफ द बायर हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस एंड द सेलर फेल टू डिलीवर द गुड्स, द बायर इज entitled to file a suit for the refund of the price. In such a suit, the buyer may also claim interest और special damages। तो बस इतना ही है, लाइव चैट ऑफ है, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए,
अगला प्रश्न क्या है, शब्दों को पकड़ के चलेंगे, क्वेश्चन आप पूरा जरूर से लिखेंगे। मैं देख पा रहा हूँ अभी भी लगभग 600 बच्चों की प्रेजेंट लगी है, बाकी बच्चे चिल कर रहे। तुम समझ क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? पहले दिन में 1700-1800 बच्चे लाइव आते, कहते सर अब सर आग लगा देंगे सर। दूसरे दिन में थोड़े कम, तीसरे दिन में थोड़े और कम, चौथे दिन कहते सर हमको तो सब आ रहा है सर, कितना पढ़ाओगे सर, है ना, ये वाला है कुछ। आ जाओ जी, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन राइट ऑफ लीन, शब्दों को पकड़िए, कॉपी में लिखिए, एक्सप्लेन राइट ऑफ लीन एज द राइट ऑफ द अनपेड सेलर। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, अनपेड सेलर कौन, जब एक सज्जन बोल रहे थे सर अब शुरू भी कर दो, है ना, तो आपको याद होगा मैंने क्या बोला होगा। थोड़ा लाइव चैट तो नहीं ऑन कर रहा हूँ, आ जाओ। अनपेड सेलर कौन है, वो सेलर जिसको अमाउंट अनपेड है, सिंपल है। अगेंस्ट द गुड्स इन केस ऑफ ब्रीच बाय द बायर। पहले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, ब्रीच बाय द सेलर, तो बायर के पास क्या राइट्स हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप क्या सीख रहे हैं, राइट ऑफ लीन। अब सवाल है राइट ऑफ लीन का मतलब क्या है, समझिए, यहीं से पकड़ के चलना है। राइट ऑफ लीन का मतलब है, मेरे साथ लिखिए, ये छोटी छोटी चीज आप लिख रहे हैं ना, एग्जामिनेशन तक याद रहेंगी। राइट टू रिटेन पोजीशन, ये शब्दों को लिख लीजिएगा। राइट टू, क्या लिखा है मैंने, रिटेन, रीगेन नहीं बोल रहा, रिटेन का मतलब पोजीशन हमारे पास थी, हमारे पास है, हमारे पास रहेगी। रीगेन का मतलब पोजीशन जाने को थी, वापस लाना है, रिटेन रीगेन, समझ आ गया। आओ आगे बढ़ते हैं। और क्या है, राइट ऑफ लीन की बात करें कि कब एक्सरसाइज होगा, तो एक बहुत सिंपल सी बात है, समझिए। राइट ऑफ रिटेन मतलब पोजीशन थी अपने पास, कोई टेंशन नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ चीजों पर ध्यान देंगे। जैसे हमने क्या कर रखा है, हमने कैश सेल करी हुई है, भाई सब पोजीशन अपने पास थी, है ना, अपने पास थी, कोई टेंशन ना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगला, अगर हमारा जो बायर है क्या हो जाए, वो बायर बिकम इंसॉल्वेंट, सोचो जरा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बोले तो अपने को मालूम चल गया कि इसके बस की ना है, ये पेमेंट नहीं कर पाएगा। अगर ये पेमेंट नहीं कर पाएगा तो राइट टू रिटेन द पोजीशन, पोजीशन हमारे पास थी, हमारे पास रहेगी। जब हमको मालूम चल जाएगा बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा ऐसे ही एक और लिखिए, क्रेडिट टर्म एक्सपायर्ड, समझ रहे हो क्या? हमने उसको बोला था कि 3 महीने के लिए हम आपको गुड्स क्रेडिट पर देने वाले हैं, वो 3 महीने बीतने को हैं, तो 3 महीने तक पोजीशन हमारे पास थी। अब वो टर्म खत्म हो गया, वो टर्म खत्म हो गया जो क्रेडिट टर्म था, स्टिल वो पेमेंट नहीं कर रहा। अगर पेमेंट नहीं कर रहा तो हमें अपनी पोजीशन को क्या करना है, रिटेन। रिटेन बोले तो हमारी पोजीशन थी, हमारे पास है। 3 चीजें बताइए, ये 3 चीज रखेंगे। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल करेंगे। राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज बाय द, कहाँ गया, सेलर, इतनी बात ठीक है, सेलर एक्सरसाइज करेगा। अब चेक करते हैं सोल्यूशन क्या है। आ जाओ जी, क्या क्या बोलते दिमाग में सेट है, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज बाय द सेलर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा बायर के पास क्या राइट्स है अगर सेलर डिलीवरी देने से गुड्स की मना करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम सीखने वाले हैं सेलर के पास, भाई उसके पास भी तो राइट्स होगा ना। आ जाओ चेक करो, द अनपेड सेलर हैज अ लीन on the goods for the price while he is in possession until the payment or tender of the price। अब ये है क्या, ये भी बताया था आपने, लिखा भी होगा। लीन का मतलब क्या है, इज अ राइट टू रिटेन पोजीशन, समझ आ रहा है क्या? लीन का मतलब क्या, राइट टू रिटेन द पोजीशन अंटिल पेमेंट ऑफ द प्राइस, जब तक पेमेंट ना हो जाए फाइनलाइज। अब ही इज इंटाइटल्ड टू लीन इन द फॉलोइंग 3 केसेस। वो किन किन केस में राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है? केस नंबर 1, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, बोले तो कैश सेल, गुड सोल्ड कर दिया, कोई दिक्कत ना है, कैश सेल है। अब तुम पैसा नहीं दे रहे हो, जब भी तो हम अनपेड सेलर होंगे ना। अगर हम अनपेड सेलर अपने आप को फील कर रहे हैं तो हम राइट ऑफ लीन रिटेन करेंगे। दूसरा देखिए, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड, हमने बेचा तो उधार पे है बट जो टर्म था वो खत्म हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, राइट ऑफ लीन बोल तो रिटेन। तीसरा, वेयर द बायर बिकम इंस्टॉलमेंट, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब रूल्स क्या है, अगेन मैं आपको बोलूं इसको रटना मत। जब रूल्स की बात आएगी तो हम सेलर की तरफ देखेंगे और अपने आप को एक सेलर मानेंगे कि अगर हम एक अनपेड सेलर हैं जिसको पेमेंट नहीं मिल रही तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होने वाला, बस इतना सोचना। रटने पे आए तो बहुत रटना पड़ेगा, दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो देखो कैसे कैसा बताने वाले हैं, ठीक।
कुछ भी बताने से पहले एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट पहले मैं वो बता दूं, ठीक है। आओ देखो, एक बहुत खूबसूरत लाइन है, मेरे साथ लिखिएगा। इफ पोजीशन इज लॉस्ट, ये मैंने अंडरलाइन भी किया होगा, अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इफ पोजीशन इज लॉस्ट, पोजीशन का मतलब राइट ऑफ लीन क्या बोलता है कि हमारे पास गुड्स की पोजीशन ऑलरेडी है, हम उस पोजीशन को रिटेन कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि उसका जो क्रेडिट टर्म था वो एक्सपायर कर गया, क्योंकि जो कैश सेल करी थी उसने वो पेमेंट नहीं कर रहा, हम उस पोजीशन को रिटेन कर रहे हैं, पक्की बात है। हम लाइन क्या लिख रहे हैं, इफ पोजीशन इज लॉस्ट देन द लीन इज लॉस्ट। मस्त लाइन है, मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया और तुमने लाइन चिपका के मस्त सा अंडरलाइन करा ना, भाई साहब एग्जाम में ऐसे मस्त हो जाएगा, ये तो सीटीसी वाला है, इसको नंबर दे दो। समझ गए क्या? आ जाओ, रूल क्या कहता है, अब रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और मजे लेंगे पढ़ाई की। चलो, द सेलर कब एक्सरसाइज करेगा हिज राइट ऑफ लीन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बिली, उसके भाई उसके खुद के पास हो या फिर उसके बेली के पास हो। मैंने क्या लिखा था, इफ पोजीशन इन लॉस्ट, पोजीशन गई तो लीन गया, क्योंकि लीन का मतलब क्या है, रिटेन। अब है ही नहीं पोजीशन, काहे की रिटेन। अच्छा आगे बढ़ जाओ, और क्या क्या लिखा है। हाँ जी, ये अंडरलाइन कर रखी है, बहुत खूबसूरत है। चलो इधर आओ, सेकंड पॉइंट क्या है, मैं बोल रहा हूं आपको एज अ सेलर सोचना है, ठीक है ना। सेकंड देखो, इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट the seller cannot refuse to part with the position unless the term of credit has expired। तीसरा देखो, लीन कैन बी एक्सरसाइज फॉर नॉन पेमेंट। आप लीन कब एक्सरसाइज करोगे, जब पेमेंट नहीं हो रही तभी तो रिटेन करोगे। अगर अगले ने पेमेंट कर दी तो गुड्स तो डिलीवर करना पड़ेगा ना, और अगर आपने गुड्स डिलीवर नहीं करा तो नॉन डिलीवरी केस एप्लीकेबल हो जाएगा, और जैसी नॉन डिलीवरी केस एप्लीकेबल हो जाएगा तो राइट जो सेलर को मिल रहे थे वहां से उठ के किसके पास, बायर के पास पहुंच जाएंगे। अगले पे चलो, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। यार पार्ट डिलीवरी में क्या होना है, देखो, अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ही कैन एक्सरसाइज अ लीन ऑन द बैलेंस ऑफ द गुड्स। तुमने पार्ट डिलीवरी करी, पार्ट डिलीवरी हो गई, मतलब यू हैव लॉस्ट योर पोजीशन ऑन द गुड्स, आपने पोजीशन लॉस्ट कर दी। और भी मैंने आप क्या बोला था, इफ पोजीशन इज लॉस्ट देन द लीन इज ऑल्सो लॉस्ट। तो जो पार्ट डिलीवरी कर दी उस पर तुम्हारे पास पोजीशन है नहीं, और एज अ सेलर अगर पोजीशन नहीं है तो लीन कैन नॉट बी एक्सरसाइज। तो यहां पर वही लाइन लिखी गई है, तो आप क्या करोगे, जो बैलेंस गुड्स अवेलेबल है उसके लिए आप करोगे जो भी चीजें करने वाले हो, सूट वगैरह। अगला, द सेलर कैन अबेंडेड, अबेंडेड का मतलब है कि वो लीन को खुद ही रिलीफ दे दे कि कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ यार, है ना। वेव द लीन, वेव द लीन का मतलब क्या है, वो अपने पोजीशन को खुद ही खो दे रहा है। अगर तुम अपना पोजीशन खुद ही खो दो, अब आप सोचेंगे पोजीशन खुद कैसे खो सकते हैं, आपने पता नहीं इस बारे में कभी सोचा कि नहीं सोचा, बट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, बहुत ध्यान से समझिएगा, मजा आने वाला है आपको। यहाँ देखिए, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, है ना, बहुत ध्यान से समझना। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप सबको पता है कि जो भारत में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, है ना। तो अब सबको पता है कि जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो देखो, वाटर के थ्रू अवेलेबल है कि नहीं, है ना, हम शिपमेंट के थ्रू कर सकते हैं, हाँ है ना, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रोड के थ्रू हम कर सकते हैं कि नहीं, हाँ हम कर सकते हैं। एयर के थ्रू हम कर सकते हैं कि नहीं, हाँ भाई हमने एयर बस 320 बुक कर लिया कि भाई साहब हम प्लेन से भेजेंगे, है ना। आगे बढ़ो, हम रेलवे के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ध्यान देते चलना, और आपको ये समझना है ना। तो हमारे पास सवाल आया कि जो बिजनेस के अकॉर्डिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है वो भाई वाटर भी है, रोड भी है, एयर भी है और रेलवे भी, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। बट व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हम क्या सोचते हैं कि हु इज द चीप वन, सस्ता क्या ऐसा कौन सा है, तो दिमाग में आता है कि यार ये वाला इन सब के कंपैरिजन में सबसे चीप है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप सबको पता है कि रेलवे ऑलवेज चीपर, हमेशा चीप रहेगा, बिकॉज रोड की बात करें, जो ट्रक की बात होगी भाई साहब वो हमेशा कॉस्टली होगा। यहाँ पर फ्लाइट की बात होगी वो तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, है ना। यहाँ पर शिपमेंट की बात होगी ये और ज्यादा कॉस्टली होगा, और ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, हमारे एज अ बिजनेसमैन हमारे पास दो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होते हैं, एक है ट्रक और एक है रेलवे, है ना, सबको पता है। बट एक क्वेश्चन आता है,
जब बिजनेसमैन को पता है, भाई बिजनेसमैन को अच्छे से मालूम है कि ट्रक वाला जो है ये कॉस्टली होगा और जो रेलवे वाला है ये चीप होगा, स्टिल 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 जो बिजनेसमैन है वो कॉस्टली मेथड यूज कर रहा है। जरा बताओ क्यों? क्योंकि अगर उसने गलती से भी रेलवे वाला मेथड यूज कर लिया है ना, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि साला बिजनेसमैन कहाँ तक सोचता है। अगर उसने ये वाला जो चीप वाला सस्ता काम उसने टिका लिया तो यहाँ पर वो क्या कर जाएगा, राइट ऑफ लीन लूज कर जाएगा। क्यों? अगर सोचो इसको, इसने रेलवे से गुड्स सेंड करा, ठीक बात है, डिलीवरी दी, इसको ऐसा लगता है कि यार हमारा जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया या फिर वो पेमेंट नहीं करने वाला है, तो क्या ये रेलवे को फोन मिलाएगा और बोलेगा एक काम करो ट्रेन वहीं से घुमा दो है ना, पैसा नहीं दे रहा, अगला इंसॉल्वेंट हो गया। बट ट्रक वाले केस में क्या है, ये इसको फोन करके बोल सकता है कि किसी अदर बायर को सेंड कर दो। क्या ये बात आपको समझ आ रही? लाइव चैट ऑन करते हैं, जल्दी से बताइए। पता नहीं आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा और पढ़ा है कि नहीं, किसी ने पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। भाई हर बिजनेसमैन के पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये चार अवेलेबल होते हैं। अब ये दो की बात तो छोड़ दो क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये दो, रोड और रेलवे, सबके पास अवेलेबल, हर बिजनेसमैन के पास अवेलेबल है रोड एंड रेलवे। स्टिल उसको पता है कि रेलवे चीप पड़ेगा, रोड के थ्रू जाएंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, स्टिल वो ट्रक का यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसे पता है कि ट्रक वाला है, इसको फोन मिलाएंगे कि काम कर, उधर रहने दे भाई, वहां भेज देना, काम हो गया। समझ पा रहे हो क्या? हाँ जी, समझ गए क्या? हम्म। ओके, रिपोर्ट है। कौन है ये? पीडीएफ भेज दो, पढ़ना हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, पढ़ाई तो ये तो पढ़ लो पहले, अलग ही चल रहा है सिस्टम। क्या हो गया, आपका कमेंट हमसे भी ज्यादा रहना पड़ता है टीचर को, क्या करे, है ना। चलो जी, ओके रिपोर्ट। ठीक है, लाइव चैट को वापस से ऑफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को लगता होगा ऐसे दौड़ा के रिवीजन करा देते हो, ना जी, इन डेप्थ घुसेंगे, है ना। आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक बातें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर तो जो हम बात करें, सेलर कैन अबेंडेड या फिर टर्मिनेशन ऑफ लीन। लीन कब टर्मिनेट होता है? आपको बता चुका कि अगर लीन टर्मिनेट हो गया है, एक सिंपल सी लाइन है, इफ पोजेशन इज लॉस्ट देन लीन इज ऑल्सो लॉस्ट। कैसे पॉसिबल है? वेन ही डिलीवर द गुड्स टू अ कैरियर और अदर बेली, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया, जैसे मैंने भी आपसे क्या बोला था भाई, अगर उसने रेलवे को दे दिया तो ये लाइन धड़ से एप्लीकेबल हो जाएगी। इफ पोजीशन इज लॉस्ट देन द लीन इज लॉस्ट। ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न हमारे पास क्या अवेलेबल है, प्रश्नों को समझते चलेंगे, मजा आता चलेगा सीरियस नोट पर, है ना। चलो समझेंगे। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर? हु इज अनपेड सेलर? द सेलर हु इज नॉट कंप्लीटली पेड, विच इज अनपेड, है ना, अगेंस्ट द बैड। तो अगेन जो अभी हमने क्वेश्चन अभी अभी पढ़ा है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जो अनपेड सेलर उसके पास क्या राइट्स होते हैं अगेंस्ट दी बायर। बहुत सिंपल है यार, देखो उसको पैसा नहीं मिल रहा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सोचो ना, मतलब रटना नहीं, रटने पे आए सब कचरा हो जाएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, सूट फॉर प्राइस, कि चाचा पैसे दे दो बहुत जरूरी है। दूसरा है ना, दूसरा सूट फॉर डैमेजेस। एक तो वो कहेगा कि भैया ऐसा है, वो कीमत तुम दे दो, है ना। दूसरा, वो डैमेज हुआ था हमको, तुम वो दे दो। तीसरा, अच्छा ये जो डैमेज है ये नॉन एक्सेप्टेंस के लिए है, कि तुमने गुड्स नहीं एक्सेप्ट करा तो उस मोमेंट पे हमें लॉस हुआ, उसके लिए तुम डैमेज दो। एक और लिख लो पहले साथ में, सूट फॉर डैमेजेस, ये भी डैमेजेस है। ये काहे के लिए है? ये रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो कुछ तो लॉस तुम बियर करोगे ही ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ये अलग कुछ नहीं, जो अभी क्वेश्चन पढ़ा था सेम वही है। एक और सूट फॉर इंटरेस्ट एंड प्राइस। अगर गुड्स का डिलीवर हो चुका है तो कीमत मांगी, नॉट प्राइस, स्पेशल डैमेज लिख लीजिए यहाँ पर, ये स्पेशल डैमेज, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में होगा। सूट फॉर इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेज, बस अनपेड सेलर के पास ही राइट्स अवेलेबल होंगे। प्राइस के लिए सूट करेगा, है ना। डैमेज जो नॉन एक्सेप्टेंस हुआ, गुड्स एक्सेप्ट नहीं करा तो उसको लॉस हुआ, उसके लिए केस कर देगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उसके लिए भी केस कर सकता है, और इंटरेस्ट के लिए। ये किसके बारे में बात हो रही है? सेलर के बारे में। सोल्यूशन देखते हैं।
चलिए जी, ये अभी भी करा है तो इस पर दोबारा समय नहीं लगाएंगे। सूट फॉर प्राइस, अभी क्वेश्चन नंबर 2 यही था। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर damages for repudiation of the contract, and suit for interest in special damages. Now come to next one. Okay, explain the rules with respect to auction sale. ऑक्शन सेल कैसा कहता है? हथौड़ा गिरेगा सेल मानी जाएगी। समझ रहे हो क्या? अब यहां पर लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बच्चा गलती कहाँ करता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब रूल बताओ ऑक्शन सेल का। अब बच्चा क्या कर रहा है, लिखता है ऐसे ऑक्शन सेल, है ना, लगा है समझाने में कि ऑक्शन सेल ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, चिमकाना होता है। चाचा सिंपल क्वेश्चन है, ऑक्शन सेल के रूल बताओ। तो रूल में कैसा रूल है? अगर गुड्स लॉट्स में सेल होगा, लॉट्स में सेल होगा, हर गुड्स का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बता रहे हैं, है ना, टेंशन ना लो। तो रूल कैसे लिखे जाएंगे, पहले तो मैं आपको लिखने का पैटर्न बता देता हूँ। रूल लिखने का तरीका है, ध्यान दो। सिंपली आप इस तरीके से अपने पेज को डिवाइड करोगे, है ना, यहां पर रूल लिखोगे और यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन जाएगा। मुझे नहीं पता कि आज तक आपने कैसे प्रिपरेशन करी, लेकिन आपको इस तरीके से करना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं पहला रूल बोलता हूं, मेरे साथ लिखना, ठीक है? जैसे मैं पहला रूल बोलता हूं, मेरे साथ साथ लिखते चलिए, मजा आएगा आपको, है ना। सूट क्यों लिख रहा हूं मैं, रुक जाओ। सेल इन लॉट्स, अगर गुड्स एक साथ बिक रहा है तो इसका रूल क्या बोलता है कि सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच, हर गुड्स के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे ही दूसरा रूल क्या है, कंप्लीशन ऑफ सेल कब मानी जाएगी, याद है ना, ऑन द फॉल ऑफ हैमर, जब हथौड़ा गिरेगा तो कंप्लीशन ऑफ सेल मानी जाएगी। ऐसे ही सेलर राइट्स टू बिड, क्या सेलर अपनी उस प्रोडक्ट की बोली लगा सकता है पहले से कि रिजर्व रख ले? रिजर्व रख सकता है, बट उसके पास ये राइट्स नहीं कि किसी एम्प्लॉय को बैठा दे कि जरा तुम बोली लगाओ, है ना। अगर वो ऐसा कर रहा है, सुनना भी, राइट टू बिड, अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये क्या है, ये आपका कंप्लीटली इनलॉफुल है, अनलॉफुल है, जो कह लो, या आसान शब्दों में नॉट लॉफुल। ठीक है क्या? एक और रूल हमारे पास है, रिजर्व प्राइस। समझ रहे हो क्या तुम? अरे देखो तुम, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपसेट प्राइस। और ये लीगल होता है, वो अगर चाहता है इसको और क्या बोलते हैं, मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस, जिस प्राइस से कम पर तो गुड्स सोल्ड होगा ही नहीं। लाइव चैट ऑन करते हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आपको समझ आ रहा है कि अगर हमको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो। लाइव चैट ऑन है। एक एक और कर सकते हैं, एक और रूल हमारे पास है, प्रिटेंडेड बिडिंग बोलते हैं, लिख लेना साथ में। प्रिटेंडेड बिडिंग, अगर ऐसा कर रहा है, मतलब क्या किया उसने, एक बंदे को बीच में बैठा दिया कि तुम उठाए रहो, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वॉइडेबल है, कि बीच बीच में तुम रेट बढ़ा के बोल दो, जिससे सारे लड़ जाए कि देखो ये नहीं, ये कीमत होगी। समझ रहे हैं क्या सब लोग? बहुत बढ़िया। तो आंसर लिखने का पैटर्न समझ आ गया। क्वेश्चन बोला एक्सप्लेन द रूल, तो भाई साहब रूल लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। ऐसा मस्त सा चलेगा ना एग्जाम, लाइक कि इसको नंबर दे ही दो। छोरा बहुत शानदार है, वाह जी वाह। चलो सोल्यूशन की बात करें, आ जाओ। इस क्वेश्चन का मतलब भी सेम ही है। तो रूल फॉर ऑक्शन सेल और फॉलोइंग रूल्स हैव बीन लेड डाउन टू रेगुलेट सेल्स ऑफ बाय एक्शन, ये लिख दिया गया है ना, बहुत समय लगाएंगे। सेल ऑफ गुड्स इन लॉट्स क्या करेंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अरे कैसा कलर है ये, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हर 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 लॉट के लिए। कंप्लीशन ऑफ सेल कब मानी जाएगी, ऑन द फॉल ऑफ हैमर। सेलर राइट्स बिड, अगर सेलर बिडिंग को अपने आप में रखता है और बोलता है कि बढ़ाए रहो चाहे जैसे करके, ये क्या है, इट इज नॉट लॉफुल, मतलब साफ है ये रहेगा ही नहीं। एक और उठाओ, ये सब अभी अभी आपने लिखे हैं, कुछ नया थोड़ी है। प्रिटेंडेड बिडिंग, अगर सेलर ऐसा कर रहा है कि बिडिंग को प्रिटेंड कर रहा है, मैंने क्या बोला था, ये वॉइडेबल हो जाएगा, है ना। द सेल इज, भाई वो क्या कर रहा है, प्राइस को रेज कर दे रहा है, द सेल इज वॉइडेबल। और आखिरी में रिजर्व प्राइस को क्या बोलते हैं, अपसेट प्राइस। कहीं लिखा है कि नहीं? ये लिखा है अपसेट प्राइस, मतलब क्या है, द प्राइस बिलो विच द ऑक्शनीर विल नॉट सेल। खत्म हो गया जी। एग्जैक्टली, रट्टाफिकेशन से दूर, मार्क्स, जिंदगी, खूबसूरती, अरे सब भरपूर। ऐसा मजा लो तुम, है ना। हम गर्ल्स में एग्जैक्टली जो, यस ऑफ कोर्स, हमारी छोरी या किसी छोरों से कम है कि, ऐसा वाला चलेगा नहीं। हाँ जी,
सभी लोग समझ गए क्या कि कैसे अपने को आंसर फ्रेम करना है? जैसा क्वेश्चन बोलेगा यू आर लाइक ऐसे ऐसे पूछ रहा है, हम उससे स्मार्ट इनफ निकलेंगे। ठीक है, रूल बोला है तो रूल इधर लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन इधर देंगे, और अगर आप मेरे आंसर में कुछ चीजों को मार्क कर पाओ तो आपको और मजा आएगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे हमने उसको क्या कर दिया भाई, कंप्लीशन ऑफ सेल, तो इतनी पूरे स्टेटमेंट हमने बोला ऑन द फॉल ऑफ हैमर। सेल ऑफ गुड्स इन लॉट्स हम बोला सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ ईच लॉट, है ना। समझ लो, इसमें भी हमें करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं मैंने किया, है ना। कहाँ गया भाई, द प्राइस बिलो विच द ऑक्शन विल नॉट सेल, और प्रिटेंडेड बिडिंग में क्या बोलेंगे, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, दैट्स इट। ओके, रिपोर्ट है। अरे जेबा वो ये फील तो 100% ले रहा होगा, मुझे कमेंट में बताना, नॉट इन लाइव चैट, जब सेशन खत्म हो तो कमेंट में जरूर से बताना कि आप ये एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं कि नहीं, कि आपको जो चीज आप सुन रहे हैं वो समझ आ रही है और वो माइंड एक्सेप्ट कर पा रहा, हाँ यार ये ऐसा ऐसा होता है। और अगर कोई बाई हार्ट सिटीजन है ना, तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद एटलीस्ट 30 मिनट वो बैठेगा और हर क्वेश्चन का टॉपिक उसे सब भाई लिखा है कॉपी में ना, उस टॉपिक को आईसीआई के मॉड्यूल में ढूंढेगा और देखे उसका कंसेप्ट क्या है, एक बार वर्ड बाय वर्ड वहां से पढ़ लेगा। और अगर उसने ऐसा किया है तो एग्जामिनर में ना उसे सब याद आने वाला है कि सर ने क्या क्या बोल रखा था क्लास में। चलिए जी, लाइव चैट को करा जा रहा है ऑफ, और बढ़ते हैं जरा आगे, है ना, अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला प्रश्न हमारे पास? हाँ जी, तो अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाई राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बहुत बढ़िया, अब आपको फिर समझना है। कहते हैं रास्ते में कम माल रोकेंगे, है ना, और ये सेलर अफेक्टेड बाय द सेलर, सेलर इसको अफेक्ट करेगा। बहुत समझना, सबसे पहले सेलर का क्या होना चाहिए, लिखो साथ में, सेलर मस्ट बी अनपेड। भाई रास्ते में माल रोकना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आप अनपेड होना चाहिए, और आपके पास पार्टेड विद द पोजीशन, आपके पास पोजीशन हो। भाई पोजीशन ही नहीं है, भाई रेलवे से भेज दिया सामान, कहां से रोकोगे, तो पोजीशन हो। दूसरा, गुड्स अगर आप रोकना ही चाह रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इन ट्रांजिट, रास्ते में होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका बायर है वो कैसा होना चाहिए, याद आ रहा है तुमको, बायर बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक बात है कि नहीं, याद हो गया, कुछ नया नहीं है। अनपेड सेलर ऐसा उड़ा देंगे अपन। अनपेड सेलर क्या है, बेचारा वो सेलर जो कंप्लीटली पेड नहीं हुआ, या फिर वो सेलर जो अनपेड है, दैट्स इट। चेक करते हैं यार, सेलर अनपेड हुआ मतलब साफ, ध्यान दो ध्यान दो, सेलर कैसा है, अनपेड, पैसा नहीं मिला गया, उसके पास कुछ पोजीशन तो है, गुड्स रास्ते में है, और जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है या इंसॉल्वेंट होने वाला है। अगर ऐसा कुछ है तो राइट ऑफ स्टॉप इन ट्रांजिट यूज कर सकता है। सोल्यूशन पे चलते हैं। अरे तुमने लिख लिया, आप सोल्यूशन दिखा देंगे, तुमको क्या ही लोड है यार। आ जाओ, उड़ा के चलते हैं भाई सोल्यूशन। मजे आ रहे हैं ना पढ़ाई के? देखो, when the buyer of goods become insolvent and the goods are in course of, इतना कुछ पढ़ने के बजाय यहाँ देखो वही सारी बातें लिखी हैं, बस उसको ऐसे पैरा में लिख दिया स्टाइल से। the seller must be unpaid, he must have parted with the position, okay, the goods must be in transit, buyer must have become insolvent। आगे बढ़ो, the right of stop it means the right to stop further transit of the goods to resume possession and to retain द सेम टिल प्राइस इज पेड। आगे बढ़ो, कितने तरीके हैं जनाब, दो ही तरीके हैं। द टू मोड्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर, पहला बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, कहते जी हम ही लेंगे पोजीशन। दूसरा, बाय गिविंग नोटिस टू द कैरियर नॉट टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर और हिज एजेंट, उसके एजेंट उसके बायर को गुड्स डिलीवर ना किया जाए। वापस क्लियर करते हैं, देयर आर टू मोड्स। पहला, पोजीशन हम ही लेंगे, वापस ले आओ गुड्स। दूसरा, अपने कोरियर को बता दिया, उस कैरियर को बता दिया भैया ऐसा है, ना उस बायर को ना उसके एजेंट को गुड्स डिलीवर करना। आगे बढ़ते, व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर टू द कैरियर और अदर बेली इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, ही शैल रीडिलीवर द गुड्स टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली बन सकती है। द एक्सपेंस, इसीलिए अपन ने हाईलाइट कर दिया, द एक्सपेंस ऑफ सच रीडिलीवरी। क्वेश्चन में आया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 नंबर का बना है, टॉपिक सेम है, इस स्टेटमेंट से उठा लिया
कि अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, सेलर जो अनपेड सेलर है उसने अपना राइट ऑफ लेन यूज करा और उस गुड्स की पोजीशन को होल्ड किया और बोला कि काम करो इसको वहां नहीं वहां कहीं और डिलीवर कर दो, तो उस अदर लोकेशन की डिलीवरी पे पैसे खर्च होंगे। सवाल यह है वो डिलीवरी का एक्सपेंस कौन बियर करेगा। तो नॉर्मल केस में बच्चा भावुक होगा, बोलेगा अरे साला गलती तो उस बायर की है जो इंस्टॉलमेंट निकल रहा है, तो उसी को वो खर्चा बियर करना चाहिए। बच्चा इमोशनल हो जाता है ना, तभी तो तुम्हारा कट रहा है। इधर देखो, एक्सपेंस ऑफ सच रीडिलीवरी शैल बी borne बाय द सेलर। क्या ये वाला लाइन समझ आई क्या? जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनेगी स्मार्ट एनफ ना, तुम आराम से ढूंढ लेना, तुम सीटीसी वाले हो, तुम्हारा थोड़ी काट सकता है कोई। तुमको लोग बोलेंगे है ना कि देखो बेटा, बेटा समझो बेटा, ये वाला कि हम समझ रहे हैं सर, टेंशन ना लो सर, है ना। क्या है, सिंपल है, अगर रीडिलीवरी हो रही कॉपी में सेपरेटली लिख लो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं तुम आसानी से आंसर दे देना। रीडिलीवरी हो रही है तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि रीडिलीवरी किसके डायरेक्शन पे हो रही है। तो जवाब आया सेलर के डायरेक्शन पे हो रही है, तो उसके खर्चे कौन बियर करेगा? जवाब आया सेलर बियर करेगा। इतना सिंपल है, पर बच्चा इमोशनल हो जाता है, कहता साला गलती तो बायर की थी, है ना। उसी भाई वो पेमेंट नहीं कर रहा है, इसी वजह से तो सेलर को रीडिलीवर करना पड़ रहा है। एक बार तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऑलरेडी दिया था, समझ बोलता है 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहे हैं, बहुत दूर गुड़ जा रहा है, बहुत सारा स्टॉक है ना। अब बायर पेमेंट करने से मना कर रहा है, भाई उसने नहीं बोला इंस्टॉलमेंट, वो बोला एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दिया, बायर पेमेंट देने से पहले मना कर रहा है कि नहीं हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो सेलर ने राइट ऑफ लीन यूज करा, उस स्टॉक को कहीं और डिलीवर करने को बोला, तुम इमोशनल हो गए, साला ऐसे कैसे मना कर सकता है ना। अब जो खर्चा है वो तो सेलर उसी से लेगा। सेलर किस भाई, जो गुड्स रीडिलीवर हो रहा है किसके डायरेक्शन पे हो रहा है? सेलर के। खर्चे कौन बेयर करेगा? सेलर। इतनी सी बात है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की तो बात ठीक है। व्हेन आर द गुड्स कंसीडर्ड टू बी इन ट्रांजिट, ओए होए होए, व्हेन डज द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। भाई क्या मस्त सवाल है, बहुत मस्त सवाल है ना। अब ये पूछ रहा है कि हम कब मानेंगे कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, और दूसरा सवाल इसी में इंक्लूड, हम ये कब मानेंगे कि जो डिलीवरी है वो ट्रांजिट है वो एंड हो चुका है। बड़ा सिंपल आंसर मैं करता हूं। देखो, कब ट्रांजिट एंड हो चुका है इसका आंसर पहले देता हूं, क्योंकि ये मस्त सवाल है, समझिएगा। पहली लाइन लिखिए मेरे साथ में, डिलीवरी बिफोर फाइनल डेस्टिनेशन। समझ रहे हो क्या? जो डेस्टिनेशन थी, जो सेट थी, डेस्टिनेशन जो सेट थी कि इस डेट पर यहां पर आपको गुड्स डिलीवर करना है, उससे पहले एजेंट मिला, बायर मिला, बोलता है साहब वहां तक कहां ले जाओगे, यहीं दे दो। समझ रहे हो क्या? तो ट्रांजिट एंड हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो कैरियर है उसको हमने क्या करा? अटॉर्मेंट कर दिया। अभी मैं बताऊं क्या है, टेंशन ना लो, है ना। हमने कैरियर से बोले काम करो, पेमेंट वगैरह तुम कर दो, आज मामला खत्म करो, है ना। तीसरा, जो गुड्स है उसको बायर ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड बाय दी बायर्स। गुड्स को बायर ने रिजेक्ट कर दिया, तो काहे की डिलीवरी? पार्ट डिलीवरी की बात कर लेते हैं। कुछ डिलीवरी हो चुकी है तो ट्रांजिट को हम एंड मान लेंगे। अच्छा अगले, रॉन्गफुल रिफ्यूजल, जो हमारा बायर है उसने बोला यार रिफ्यूज कर दे, कुछ नहीं है ना, या कैरियर भी रिफ्यूज कर सकता है, ऑप्शन अवेलेबल है। रॉन्गफुल रिफ्यूजर बाय कैरियर, अगर ये भी रिफ्यूज कर दे तो भी आपका जो ट्रांजिट है कम्स टू एन एंड हो जाएगा। तो पहला प्रश्न जो है, व्हेन आर द गुड्स कंसीडर्ड टू बी इन ट्रांजिट, रास्ते में कब है? जब रास्ते में है तब है। सवाल मेन ये है, व्हेन डज द ट्रांजिट कम टू एन एंड। तो मैंने आपको ये ऑप्शन दिए हैं, सोल्यूशन देखते हैं। आइए, सबसे पहला लाइन, द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent take delivery of them। जब गुड्स किसी और कैरियर को या किसी बेली को ट्रांसफर किया जाएगा तो ट्रांसमिशन टू दी बायर, बायर को देने के लिए तो हम बोलेंगे गुड्स ट्रांजिट में है। दूसरा सवाल क्या था? व्हेन डज ट्रांजिट एंड, कब खत्म माना जाएगा? डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन, उससे पहले ही बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली तो ट्रांजिट खत्म। अच्छा आगे बढ़ो, देखते चलो, लिखा तो है कॉपी में ना,
अटॉर्मेंट बाय द कैरियर टू द बायर इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन पे था उसी पे पहुंचा है, द कैरियर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन इंटर इनटू अ न्यू एग्रीमेंट, शब्दों को समझना, ये न्यू एग्रीमेंट किसका हो रहा है, अटॉर्मेंट, न्यू एग्रीमेंट किसका हो रहा है, कॉपी में लिखो कस्टडी का, कि ठीक है हम अपनी कस्टडी में रखे, आप 2 दिन बाद डिलीवरी लेना, कोई लोड नहीं है। तो भाई उसकी कस्टडी में, कैरियर की कस्टडी में पहुंच गया तो ट्रांजिट तो खत्म ही हो गया ना। पढ़ लो आगे, होल्ड द गुड्स फॉर द बायर फॉर पर्पज ऑफ कस्टडी, द ओरिजिनल ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। तीसरा, गुड्स रिजेक्टेड बाय द बायर, बायर ने रिजेक्ट कर दिया तो अपने आप ही ट्रांजिट से खत्म हो गया। अगला देखो, डिलीवरी ऑन अ शिप चार्टेड बाय द बायर, अब शिप है तो यार वो तो ऑब्वियस सी बात है, खत्म हो गया। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर हु इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द बायर, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टेड बाय द बायर, बायर खुद अपना शिप भेज रहा है ना, किले आओ इसी से, तो डिलीवरी स्टेट में कहाँ है फिर। अगला, wrongful refusal by the carrier to deliver, if the carrier wrongfully refuse, अगर कैरियर ने जो लेके जा रहा है वही रिफ्यूज करता नहीं देंगे डिलीवरी, तो ट्रांजिट तो एंड हो गया ना। सवाल समझो ना, ये सेलर है, इधर देखो ये बायर है, इन बिटवीन जो प्रोसेस है इसी को ट्रांजिट बोला जाता है। बस इतनी बात समझनी है, पूछा सिर्फ ये जा रहा है ट्रांजिट एंड कब होगा, सिर्फ इतना समझिएगा। आगे, पार्ट डिलीवरी, अगेन वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड, अगर पार्ट डिलीवरी हो गई टू द बायर, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods। अगर पार्ट डिलीवरी भी पहुंच गई तो हम ये मान बैठेंगे कि भाई साहब ऐसा है, पार्ट डिलीवरी हो गई तो अगर थोड़ा पहुंचा है तो वो जो ट्रांजिट वो तो एंड हो ही गया ना। आपको सिर्फ ये वाली लाइन समझनी, समझ गए क्या। लाइव चैट ऑन फटाफट से बताओ, ये सेलर है, ये बायर है, और ये रास्ता है, इसी रास्ते को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिट। ठीक है ना। लाइव चैट ऑन, फटाफट से बोले क्या क्लियर हो गया है। मतलब बड़ा क्लियर होना चाहिए, सेलर के पास से निकला, बायर के पास तक नहीं पहुंचा तो खत्म, एंड हो गया, और अगर पहुंच गया तो भी एंड हो गया, वो इन बिटवीन सर्कमस्टांसेस देख लेंगे। ठीक है जी। आज कमाल। अगले प्रश्न की तरफ चलें, बहुत ही खूबसूरत सवाल देखिए जरा। राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, शब्द को समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या है, शब्दों को पकड़ो, मेरे साथ लिखो, रिटेन, मतलब पोजीशन अपने पास है और अपने पास रख रहे हैं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब क्या है, अभी क्या बोला, इधर सेलर है, इधर बायर है, और इधर क्या हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो सेलर ने पोजीशन कहीं न कहीं इसको दे दी कि जाओ लेके जाओ, है ना, लेकिन इसको अचानक पता चला वो तो इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को रीगेन। आई बिलीव आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। हाँ बोलो नालायकों, क्या तो लाइव चैट ऑफ कहां से बोले। तो राइट ऑफ लीन में रिटेन होता है, पोजीशन हमारे पास थी हमारे पास रहेगी। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में रीगेन होता है, वापस ली जाती है। अब यहाँ पे डिफरेंस करने को आया था, डिफरेंस लिखने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखिए, उसके बाद जिनमें डिफरेंस करना है वो लिखिए, है ना। जल्दी से समझेंगे है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटेन करना पोजीशन को, अपने पास बनाए रखना, रीगेन करना पोजीशन को, अरे उस कैरियर से पोजीशन वापस लेना। बायर का स्टेटस क्या है, यहां पर बायर ओके रिपोर्ट है, कोई टेंशन ना है ना। बायर हैज नॉट पेड द प्राइस, पैसा वैसा नहीं दे रहा तो हम रिटेन रखेंगे, लेकिन स्टॉप कब करेंगे, जब बायर हमारा कैसा है, इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में जा रहा है। पोजीशन ऑफ गुड्स कैसा है, टू एक्सरसाइज दिस राइट्स द गुड्स शुड बी इन द एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द सेलर। अगर हम इसकी बात करें, राइट ऑफ लीन रिटेन कब होगा, जब भाई कहते हैं कि हमें अपनी पोजीशन को बनाए रखना है, बनाए रखने का मतलब पोजीशन हमारे पास थी तभी तो बनाए रखोगे। बट इस केस में क्या है, स्टॉपेज में राइट कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन, कुछ पोजीशन है तभी हो सकता है, मतलब बेली को भी दिया है, कैरियर को भी दिया है, कुछ पोजीशन अपने पास रख रखा है। एंड पॉइंट क्या है, बहुत सिंपल है, राइट ऑफ लीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लीन शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, और यहाँ पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लीन एंड। भाई राइट ऑफ लीन जहां खत्म होगा, जब आप अपनी पोजीशन जो रिटेन थी वो खत्म करोगे,
तब रीगेन करने की बात आएगी। और आखिर में पर्सन एक्टिंग कैसी रहेगी? राइट ऑफ लीन इज जनरली एक्सरसाइज बाय द सेलर, खुद करता है। राइट ऑफ स्टॉप इन ट्रांजिट इज जनरली एक्सरसाइज बाय द सेलर थ्रो द कैरियर और बेली इन पोजिशन ऑफ गुड्स। ओके, रिपोर्ट है क्या? चमक रहा है सवाल? हाँ जी। अब एक सवाल आता है, स्टेट द सर्कमस्टेंस इन विच द अनपेड सेलर, कौन सी सिचुएशन ऐसी जहां पर अनपेड सेलर राइट ऑफ रीसेल यूज करेगा? अरे बहुत सिंपल है, जब उसे लगेगा कि जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर का है तो दोबारा बेचे दो बिना नोटिस दिए। दूसरा, इन अदर केसेस आफ्टर नोटिस टू द बायर कॉलिंग अपॉन हिम टू पे और टेंडर द प्राइस विद अ रीजनेबल टाइम एंड अपॉन फेलियर ऑफ द बायर टू डू सो। सिंपल है ना? पहली कंडीशन क्या है कि अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो बिना बायर को नोटिस दिए हम गुड्स सेल कर देंगे, रीसेल कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं, ड्यूरेबल नेचर का है तो पहले हम बायर को नोटिस देंगे, रीजनेबल टाइम देंगे टू पे द प्राइस या टेंडर द प्राइस। अगर स्टिल वो नहीं कर रहा फिर हम रीसेल कर सकते हैं। आओ, अब यहाँ पे एक सवाल है, इसका जवाब आप सब देने वाले हैं। लाइव चैट हम करेंगे ऑन और हम एक दो सवाल और लेंगे बस। सवाल पढ़ लीजिए धड़ाधड़ और आंसर बताइए क्या होने वाला है। He sold some goods to Mr. E for 5 lakh on 15 days credit. Mr. D delivered the goods on the due date. Mr. refused to pay for it. State the position and right of Mr. D as per the Sale of Goods Act 1930. क्या है पोजीशन यहाँ पर इनकी, बताओ जल्दी से। मिस्टर डी की पोजीशन क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, मिस्टर डी की पोजीशन क्या है यहाँ पर? अरे जल्दी बोलो। यस, मिस्टर डी यहाँ पर क्या है? अनपेड सेलर है। क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसके राइट्स बताओ। डी की पोजीशन क्या है? वो अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं वही बोल देने, मतलब साफ है। प्राइस के लिए क्लेम कर ले, डैमेज के लिए क्लेम कर ले, इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर ले, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, पोजीशन बतानी पड़ेगी कि यस वो एक अनपेड सेलर है। ठीक है, ये बताया। उसके बाद वो तीनों लाइन की वो राइट्स आपने प्राइस के लिए क्लेम करेगा, डैमेज के लिए क्लेम करेगा और इंटरेस्ट के लिए क्लेम करेगा। चलो अगला प्रश्न पढ़ो इसमें। हाँ, क्या है ये? मिस्टर डी अनपेड सेलर, ठीक है ना? आ जाओ, ये प्रश्न पढ़िए। जूम इन कर लें थोड़ा सा। हाँ जी, सवाल आपके सामने है, पढ़िए और जवाब दीजिए। तुम अंदर चलो, पढ़ो भाई। Ashu of Bombay entered into an agreement with the J of New Delhi to supply 5 motorcycles to be delivered to the latter at New Delhi. Ashu sent these motorcycles through Messrs Deep Transport Limited, a leading transporter. बहुत बढ़िया। The motorcycle reached New Delhi on time, but Jyoti delayed taking delivery. Okay, बहुत सही जा रहे हैं। ये जे ज्योति एक ही बात होगी, ठीक है ना? Mr. Deep Transport informed Jyoti that the motorcycles are lying at their godown at Jyoti's risk. Before taking the delivery of these motorcycles, J becomes insolvent. वही J. Asu want to exercise his right of stoppage of goods in transit under the Sale of Goods Act 1930. एडवाइस देना है आपको, क्या कर पाएंगे बताओ जी? राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सवाल ये कि आशु चाहते हैं, क्या हो गया जी? अरे ठीक है अमृत, टेंशन ना लो अभी। तो जवाब आ रहा है यस यस यस। अरे नालायक हो, जवाब है नो। बहुत नालायक हो, थोड़े से नालायक नहीं हो तुम। यहां साफ शब्द में बोला गया मोटरसाइकिल रीच न्यू दिल्ली, पहुंच चुकी है। अरे नालायक, इसने सेंड करा, बहुत नालायक हो तुम। इधर सेलर है, इधर बायर है, ये ट्रांजिट है, ठीक है? इन्होंने सेंड करा और ये रीचिंग पॉइंट था, इधर रीच कर गया। जब ये रीच कर गया तो इनके पास राइट्स कहाँ बचे? और जब राइट्स बचे नहीं तो ट्रांजिट में रोकेंगे कैसे? खत्म नहीं कर सकते। तो जितने लोग यस यस कर रहे हैं ना, अरे तुम बहुत नालायक हो, पढ़ते नहीं सवाल तुम ध्यान से। भाई वो इंसॉल्वेंट हुआ है, समझ आ रही बात, लेकिन अब ट्रांजिट में है ही नहीं ना। ये हमें समझ आया, तुम्हारा मैं दर्द समझ सकता हूं कि तुमने इस पर फोकस कर लिया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब तो वो अनपेड सेलर है, अब तो वो रोक ही देगा। चाचा, इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन गुड्स को रास्ते में रोकने के लिए गुड्स रास्ते में होना भी तो चाहिए। ये कह रहे कि दिल्ली पहुंच गया, नहीं समझ आ रहा? कैसी बातें करते हो यार, बहुत नालायक हो। तुम्हारा पूरा फोकस इंसॉल्वेंट पे घुस गया, जबकि तुम देखने गुड्स तो पहुंच चुका है।
सीधे चलते हैं, क्या है जवाब, पढ़ते हैं। आशु, द अनपेड सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज स्टॉप इन ट्रांजिट, क्यों नहीं कर सकता? इन द गिवन केस द ट्रांसपोर्टर एम डीप एक्नॉलेज टू द बायर जे दैट द गुड्स आर एट जेज रिस्क, दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट खत्म हो गया, एंड हेंस द राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट कैन नॉट बी एक्सरसाइज। बस ट्रांसपोर्टर ने बता दिया ना कि अब आपके बायर के रिस्क पर यहां पर है। समझ गए क्या सब लोग? इमोशनल डैमेज हुआ आपको यहां पर, चलो यार कोई ना। तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव कि ये पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आपने बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे सीख रखा है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे एंड से खत्म हो चुका है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और ड्यूरिंग द सेशन मैंने एक बात आपसे बोली थी, अगर याद होगी तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं देख लूंगा कितने बच्चों को एक्चुअल में चीज याद है। थैंक सो मच फॉर कमिंग सी क्लास टिल द एंड। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, टेलीग्राम पर जरूर रहिए, वहां पे चीजें आपको मिल रही होंगी डेली बेसिस पर। तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहे, पढ़ते रहें, कॉन्फिडेंट रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले नहीं इंप्लीमेंट भी जरूर करें। चलिए अभी के लिए इतना ही। गुड जॉब, बहुत ही बढ़िया।